इसका कोई असर पड़ेगा मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार पर या फिर जो मकान खरीदना चाहते हैं उनके मूड पर? ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश पी वर्धन, जो कि एमडी हैं वर्धमान ग्रुप के, और अश्विंदर राज सिंह, जो कि सीईओ रेजिडेंशियल सर्विसेज हैं जेएलएल इंडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत वर्धन साहब आपसे करते हैं। आप क्या मानते हैं, आपको कोई चिंता हो रही है? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि बिल्डर्स में ज्यादा इसको लेके चिंता है। बिल्कुल, अगर आप उस रूप से देखेंगे तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बिल्डर्स के ऊपर नहीं है, लेकिन जो आम आदमी का सपना है एक घर लेने का और उस घर में रहने का, वो इसके कारण बहुत बड़ा इफेक्ट उसको आ रहा है। आज मुंबई के अंदर जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जिनको आज भी घर रहने के लिए नहीं मिल रहा है, जो करोड़ों के घर अभी लेंगे, जो ले चुके हैं, अगर 40% तक प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा हो जाएगा तो क्या वो उसका ईयरली मंथली मेंटेनेंस दे पाएगा? उसके ऊपर बर्डन है, बिकॉज ही हैज टेकन लोन का ईएमआई भी भरना है, उसको मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब भी देना है और घर भी चलाना है। तो रियल बर्डन है मेरे ख्याल से आम आदमी के ऊपर। जी, सिंह साहब आप क्या मानते हैं? यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा ये भी आ जाता है कि कई लोग तो इस कैटेगरी में आएंगे ही नहीं क्योंकि उनका मकान छोटा होगा स्क्वायर फुटेज के हिसाब से। अब इसका प्रॉब्लम पड़ेगा भी, या आप नहीं मानते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। 70% लोग तो इसके दायरे में अभी आएंगे नहीं। दूसरा ये है कि अभी जो बिल्डर है या डेवलपर है वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट हमारे को ये चीज देखकर चलना है कि 1,75,000 यूनिट हैं मुंबई के अंदर जो अभी बिके नहीं हैं और मार्केट्स अभी स्लो हैं। सो ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है। आज की मार्केट जो थोड़ी स्लो मार्केट है, जहां सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर है, इसका फर्क जरूर पड़ेगा। अगर यही मार्केट 2-3 साल पहले की तेजी में होती तो शायद इसका फर्क जो है वो इतना नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। मुंबई वैसे थोड़ी रिजिलियंट मार्केट है रेजिडेंशियल के अंदर, अगर आप इस मार्केट को कंपेयर करें बाकी जगह से, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, स्पेशली जहां पर 40वीं सदी तक टैक्स जो है वो बढ़ रहा है। जी, वर्धन साहब, आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि अगर हम 500 स्क्वायर फुट के जो मकान हैं उनको नहीं इसमें जोड़ रहे हैं, उनसे कम के जो मकान हैं, क्या इतने इससे अगर मुंबई में देखें जो आम आदमी है वो ज्यादातर छोटी यूनिट ही लेता है, या आप मान रहे हैं कि 500 स्क्वायर फुट ज्यादा कम हो गया, शायद इसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था? नहीं, ये जो मुद्दा है 500 स्क्वायर फीट का, जो एग्जिस्टिंग टेनेंट रहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर या एग्जिस्टिंग महाड़ा ने जो बिल्डिंगें डेवलप की हुई है उनके अंदर 500 फुट के नीचे जो यूनिट्स पहले से बनी हुई है उनके ऊपर इजाफा नहीं है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स में। इसके लिए 500 फीट लाया गया है। दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो जितने घर बन चुके हैं, जो लोग रह रहे हैं, हाँ 500 फुट के नीचे वालों को आज 5 साल तक आपने एक रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन 500 फुट के ऊपर जो भी रह रहे हैं, जिनका 1 बेडरूम हॉल किचन भी आज 500 फुट के ऊपर है, 500 फुट में बनता एरिया कितना है? 1 रूम किचन। तो मेजर अपन जो बात कर रहे हैं कि वो 500 फुट के ऊपर ही है, जो नए मकानों में या काफी पुराने 20-30 साल पुराने मकानों में रह रहे। बॉम्बे की पॉपुलेशन का 50% इतना तो स्लम में रहता है, वो ऐसे भी टैक्स नहीं भर रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, और उसको भी डेवलपमेंट करके फ्री में घर मिल रहे हैं। मुंबई की जो 18,000 बिल्डिंगें हैं साउथ मुंबई में जो डायलेपेटेड हो चुकी हैं, जिनको भी हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर 100 फुट 150 फुट के घर हैं और जिनको हम आज की तारीख में 400 फुट का घर नया बना के दे रहे, तो उनको भी इससे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये भी अगले 5 साल तक। लेकिन 5 साल के बाद में तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो ओल्ड रेटेबल वैल्यू पे था। आज जो सिस्टम आया है वो रेडी रेकनर रेट से आया है, और इसका इफेक्ट आज नहीं पता चलेगा। ये तो पहला साल है। 40% हर साल रेडी रेकनर रेट के अंदर आप देखेंगे तो 15% से 25% का इजाफा रेट में होता है। तो ये इस साल के लिए नहीं है, हर साल 15%, 20%, 25% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता जाएगा। और वो कौन बेयर करने वाला है? एक्चुअल कंज्यूमर। सिंह साहब ने जैसे बताया कि कुछ इन्वेंट्री डेवलपरों के पास में होगी, ठीक है, होगी, उसका इफेक्ट आएगा 1 साल 2 साल, वो नॉमिनल इफेक्ट है जो एज ए डेवलपर बहुत नॉमिनल है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के सामने है, वो डेवलपर हम सब बेयर कर लेंगे। हाँ, हमको मार पड़ रही है
जो बिल्डिंग हम डिमोलिश कर लेते हैं और उसके लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमको प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, वो पीरियड में 3-4 साल के पीरियड में हमको ये टैक्स बहुत भारी पड़ता है, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। और जैसे कॉस्टिंग हर प्रोजेक्ट की बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स भी वो हमारी कॉस्टिंग को बढ़ा रहा है और उसके कारण प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जो मुद्दा है कि एक कंज्यूमर, मैं असली मुद्दे पे आना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो मेजर भरने वाला है वो कंज्यूमर है, तो उसको इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। जी सिंह साहब, क्या यहाँ एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती जा रही है कि कुछ लोगों पे ही सारा बोझ इवेंचुअली आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स का, और फिर किस लिए? क्या इस प्रॉपर्टी टैक्स का इस्तेमाल भी होता नजर आता है, हमें कोई फायदा होता नजर आता है वहां मुंबई वासी की लिविंग को बेटर करने के लिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो टैक्स है ये वही 20-25% लोग हैं जिनके ऊपर आएगा, और ये स्पेसिफिक लोकेलिटीज है मुंबई में जिनके ऊपर ये टैक्स आएगा, जिससे उनका जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि इस टैक्स का इस्तेमाल होगा नहीं होगा, ये थोड़ा ब्रॉड प्रश्न है, क्योंकि मुंबई हमेशा ओवरऑल टैक्सेशन के अंदर भी देखें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुंबई का रहा है। बट अगर आप मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और उसको कंपेयर करें कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसी शहर का है जो सबसे ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करता है, तो शायद हम लोग थोड़ा सा डिफर करेंगे उसके ऊपर। तो वो थोड़ा ब्रॉड मुद्दा है कि उस टैक्स का यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है। बट ये जरूर है कि ये कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनके ऊपर इसका बर्डन ज्यादा आएगा। दूसरा, एक और चीज जो हम अभी ध्यान में नहीं ले रहे हैं वो ये है कि कुछ 35,000 ओल्ड टेनेंटेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं जिसके ऊपर भी इसका फर्क आएगा, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुंबई के अंदर कंपेयर टू अदर सिटीज रेंट्स हमेशा ज्यादा रहे हैं, और इस टैक्स के कारण मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years ये रेंटल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा और रेंटल्स भी बढ़ेंगे। तो नॉट ओनली फॉर द ओनर बट जो रेंटेड इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, जरूर आएगा। बट कितने प्रतिशत लोगों के ऊपर आएगा, कितनी देर में आएगा, दैट इज समथिंग जो हमारे को अभी इमीडिएटली पता नहीं है। बट जैसे वर्धन जी बोल रहे हैं, डेवलपर के लिए बेचना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज अभी का जो करंट इन्वायरमेंट है ये बहुत सेंटीमेंट जो अभी सॉफ्ट है, और इस इन्वायरमेंट के अंदर टैक्स लाकर आप अच्छे दिन नहीं लेकर आ रहे हैं। और अभी जो पब्लिक है मुंबई की, जिसने बेशुमार तरीके से बीजेपी को वोट किया है, ये एक ऐसी चीज है जो बीजेपी को भी, जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए भी एक चैलेंज बन गया है कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए। जी वर्धन साहब, बहुत कम वक्त है हमारे पास, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि वक्त गुजरता जाएगा और टैक्स बढ़ता जाएगा, लेकिन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे शहरों में यही होता है, इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है। क्या उस लिहाज से देखें तो जायज नहीं है? सिस्टम कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम मुझे नहीं है। रेटेबल वैल्यू से आप निकल के कैपिटल मार्केट वैल्यू पे आ जाइए, उसको रिड्यूस कर दीजिए, जो टैक्सेशन का परसेंटेज है अब उसको कम कर लीजिए और सबको इसमें शामिल करिए। आप 500 फुट वालों को रियायत दे रहे हैं, जो आदमी अफोर्ड कर सकता है 500 फुट से ज्यादा, जो 700 फुट लेना चाहता है खुद की फैमिली के हिसाब से, लेकिन टैक्स का वो स्ट्रक्चर में उसको बर्डन आ रही है, तो वो क्या ये सोच के रुकेगा कि मैं टैक्स नहीं भर पाऊंगा, इसके लिए मैं फ्लैट नहीं लूं? तो ये तो हो गया कि हम आम आदमी को घर देने की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के कॉन्सेप्ट पे हो गया कि आप 500 वर्ग फुट से छोटा ही घर लीजिए, वही अफोर्डेबल हाउसिंग है? नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी जो फैमिली है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको किसी भी एरिया में हमें पूरा करना है। जी जी, चलिए, इस पूरी चर्चा में आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा मुंबई में आगे जाकर बन सकता है, क्योंकि साल दर साल अगर प्रॉपर्टी टैक्स इस तरह से बढ़ता जाएगा तो खरीदारों पर बोझ बढ़ता जाएगा, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें ये कर चुकाना होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।